प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का मॉडल पेपर नंबर 4 देखेंगे। 3 मॉडल पेपर हमने पिछली क्लासों में देखे थे, जो इस चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन कुछ मोटिवेशनल लाइनों के साथ शुरू करते हैं कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना होता है उतना मीठा जल मिलता है। इसी प्रकार यदि आप आज कर्म करोगे तो आपको बोर्ड परीक्षा के परिणाम में वो फल जरूर मिलेगा और आपको जो फल है वो मीठा मिलेगा। आपका जो परिणाम है वो अच्छा आएगा। परीक्षा का परिणाम देखोगे तो आपका मन है वो खुश हो जाएगा। आपके ये जो मॉडल पेपर है वो बोर्ड परीक्षा में मील के पत्थर साबित होंगे आपके। इसमें से हो सकता है हुबहू प्रश्न आए या हुबहू नहीं आए, तो आपको है वो प्रश्न का उत्तर देने का तरीका है उसके प्रति आपकी समझ विकसित हो जाएगी और आप है वो आराम से उनका उत्तर दे सकते हैं। यदि कोई नया प्रश्न बनता है तो आप उनके अकॉर्डिंग है वो अपने हिसाब से प्रश्न लिख सकते हो, इससे आपकी समझ विकसित होगी। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इसमें आपके कुछ निर्देश दिए गए, ये आप पढ़ लेना। और वो एमसीक्यू प्रश्न संबंधित है। इसमें आपके 16 एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सही विकल्प में उत्तर देना है। इसमें सबसे पहला है, सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा जनसंचार का माध्यम कौन सा है? इन जनसंचार माध्यम में ऐसा कौन सा माध्यम है जो सबसे नया है लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है? रेडियो पुराना है, एफएम भी पुराना है, दूरदर्शन भी पुराना है, लेकिन जो इंटरनेट है वो नया माध्यम है लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसमें आपके ऑप्शन ड है वो सही होगा। आगे दूसरा, इंटरनेट पत्रकारिता में भारत की पहली साइट कौन सी? जो इंटरनेट पत्रकारिता उसमें भारत की पहली साइट है वो है rediff.com। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे तीसरा प्रश्न है, व्यंजना शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? ये जो वाक्य दिए उनमें किस शक्ति का प्रयोग हुआ है? पहला है, मोहन धनुर्विद्या में प्रवीण है। इसमें आपके अभिदा शक्ति है, क्योंकि मोहन है वो धनुष चलाने की विद्या में दक्ष है। दूसरा है, राजस्थान वीर भूमि है। इसमें आपके लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि जो राजस्थान की भूमि है उसको वीर भूमि बताया गया। तीसरा, लाल पगड़ी के आते ही सब भागे। लाल पगड़ी, इसमें भी आपके लक्षण है, लाल पगड़ी काटते जो लाल पगड़ीधारी व्यक्ति है वो आते ही सब भागे। और चौथा है, बातें करती गृहिणी का संज्ञा हो गई। यहाँ आपके व्यंजना शब्द शक्ति, यहाँ संज्ञा का सबके लिए अलग अलग होता है। गृहिणी के लिए हो सकता है पूजा पाठ का हो या किसी मजदूर के लिए छुट्टी का हो, सबके लिए संज्ञा का अलग अलग अर्थ होता है। इसलिए इसमें आपके व्यंजना शब्द शक्ति, इसमें आपके ऑप्शन ड है वो सही होगा। आगे चौथा प्रश्न है, अतिशयोक्ति अलंकार में होता है। जो अतिशयोक्ति अलंकार है उसमें सौंदर्यता में लोक सीमा का उल्लंघन, यानी कि उसमें सौंदर्यता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। जो रियलिटी है उसे भी बढ़ा चढ़ाकर, इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। इसमें जो लोक सीमा होती है उसका उल्लंघन किया जाता है। पांचवा है, कवि किसका भार लिए फिरता है? जो कवि है वो सांसारिक उत्तरदायित्व का भार लिए फिरता है। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे छठा प्रश्न है, बात की चूड़ी मर जाना से क्या तात्पर्य? जो बात की चूड़ी मर जाना उसका क्या अर्थ होता है? बात की चूड़ी मर जाना का अर्थ होता है बात प्रभावहीन हो जाना। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे सातवां प्रश्न है, मिली ने जगतु सहोदर भराता कथन है वो किसका? ये जो कथन है वो किसने कहा? ये कथन भगवान श्री राम ने कहा। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे आठवां प्रश्न है, लक्ष्मी के पिता ने शास्त्र से आगे रहने की ख्याति कैसे कमाई? जो लक्ष्मी थी उसके पिता ने शास्त्र से आगे रहने की ख्याति कैसे कमाई? लक्ष्मी के पिता ने वो पुत्री का समय से पूर्व विवाह करके शास्त्र से आगे रहने की ख्याति कमाई। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे नौवां प्रश्न है, कालिदास शकुंतला का वर्णन करने में क्यों सफल है? क्योंकि वे विदग्ध, अनासक्त और स्थिर प्रज्ञ प्रेमी थे, इसलिए वे शकुंतला का प्रेम वर्णन करने में सफल रहे। आगे 10वां प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? जो वर्तमान का सभ्य समाज है वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे 11वां प्रश्न है, मार्ट गांव में लुट्टन की ढोलक किस रूप में कार्य करती थी? जो गांव था उसमें लुटन पहलवान की जो ढोलक की आवाज थी वो संजीवनी शक्ति का प्रयोग करती थी। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। ये ढोलक की आवाज थी वो लोगों को जीने की शक्ति प्रदान करती थी। आगे 12वां प्रश्न है, यशोधर बाबू की पत्नी को बच्चों की तरफदारी करने में किसे उन्हें मोड़ बना डाला? जो यशोधर बाबू की पत्नी थी उसको आधुनिक किसने बनाया? आधुनिक है वो मातृ सुलभ मजबूरी नहीं, यानी कि वह बच्चों के प्रति प्रेम करती। जो मातृ सुलभ मजबूरी थी, बच्चों के प्रति प्रेम था, उसके कारण वह मॉडर्न हो गई। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे 13वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति का समान है अब कहाँ है? मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति का समान है अजायब गृहों की सुंदरता बढ़ा रहा है। 14वां प्रश्न है, जूझ पाठ के अनुसार लेखक ने अपनी जन्मजात प्रवृत्तियों का परिचय किस प्रकार दिया? जो जूझ पाठ के लेखक है आनंद यादव, उन्होंने अपनी जो जन्मजात प्रवृत्ति थी उसका परिचय किस प्रकार दिया? उन्होंने अपनी जो जन्मजात प्रवृत्ति उसका परिचय नए नए विषयों पर कविता बनाकर दिया। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे 15वां प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की बसौट को आज के वास्तुकार है वो किस प्लान की कहते हैं? जो मोहनजोदड़ो की बसौट है वो आज के वास्तुकार ग्रिड प्लान की कहते हैं, यानी कि इसमें जो सभी रोडें होती है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। आगे 16वां प्रश्न है, लेखक को अकेलापन खटकना बंद कब हुआ? लेखक को अकेलापन है वो खटकना बंद कब हुआ?
आगे आपके 16 प्रश्न है, लेखक को अकेलापन खटकना बंद कब हुआ? लेखक को अकेलापन खटकना बंद तब हुआ जब अकेले में मास्टर के स्वर को वह गाने लगा। जब वह अकेले मास्टर के जो संगीत का स्वर था उसको बार बार गाने लगा, तब उसको अकेलापन खटकना बंद हुआ। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। इस प्रकार आपके 16 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे आपके दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिस भाषा को बालक अपनी माँ और परिवार द्वारा सीखता है उसे क्या कहा जाता है? जिस भाषा को बालक है वो माँ और परिवार से सीखता है उसे मातृभाषा कहा जाता है। दूसरा है, अंधेरा हो गया सेठ ने नौकर से कहा, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अंधेरा हो गया का अर्थ अलग अलग होता है। सेठ ने नौकर से कहा कि अब छुट्टी करने का टाइम हो गया, अब नौकर के लिए है वो अंधेरा होने का अर्थ छुट्टी हो गया, और अंधेरा का अर्थ है वो साधु सन्यासियों के लिए भजन कीर्तन का भी हो सकता है, पूजा पाठ का भी हो सकता है। इसलिए इसमें आपके व्यंजना शब्द शक्ति अंधेरा का अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। आगे तीसरा है, जहां कोई शब्द या शब्दांश बार बार आए किंतु प्रत्येक बार अर्थ समान नहीं हो या भिन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? कोई शब्द या शब्दांश बार बार आए लेकिन उसका अर्थ है वो अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते शोगुनी मादकता दिखाए, जो खाए वो बोराई, जो पाए वो बोराई। यहाँ आपके कनक का सोना और धतूरा दोनों ही अर्थ लिया जाता है। इस प्रकार आपके यमक अलंकार होता है, जहाँ शब्द बार बार सेम ही आता है लेकिन उसका अर्थ है वो अलग अलग होता है। आगे चौथा प्रश्न है, ओमेज शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? जो ओमेज है इसका आपके हिंदी पारिभाषिक होगा श्रद्धांजलि। ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे पांचवा प्रश्न है, देवनागरी में एक खालिजगा तैयार किए गए जो सभी हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए मान्य है। जो देवनागरी में एक मानव स्वरूप तैयार किए गए जो हिंदी वालों के जो हिंदी यूज करते हैं उनके सभी के लिए मान्य है। मानक स्वरूप का अर्थ होता है सभी के लिए एक जैसा स्वरूप। आगे छठा प्रश्न है, सर्वदर्शी हिंदी माध्यम के लिए कौन सा शब्द है? सर्वदर्शी जो हिंदी शब्द है इसका अंग्रेजी शब्द होगा ऑडियो विजुअल। इस प्रकार आपके ये 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। आगे जो तीसरा प्रश्न है वो अपठित गद्यांश से संबंधित है। इसमें आपके 6 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ये बहुत ही इजी होता है, इसमें आप पूरे 6 में 6 आराम से ला सकते हो। इसमें संसार में अमरता ऐसे ही लोगों से मिलती है जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं। बहुधा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति संपन्न परिवार में बहुत कम पैदा होते हैं। संसार में जो अमरता यानी लोग अमर वही होते हैं जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं या जो मान कार्य करते हैं। ऐसे लोग है वो संपन्न परिवार यानी अमीर परिवार में बहुत कम पैदा होता है। अधिकांश ऐसे लोगों का जन्म है वो मध्यम वर्ग के घरों में या गरीब परिवारों में होता है। इस तरह उनका पालन पोषण साधारण परिवार में होता है और वे सादा जीवन बिताने के आदी हो जाते हैं। मनुष्य में विनय, उदारता, सहिष्णुता, साहस आदि चारित्रिक गुणों का विकास अत्यावश्यक है। इन गुणों का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। ये गुण व्यक्ति के जीवन का अहंकारहीन और सरल बनाते हैं। सादगी का विचारों से घनिष्ठ संबंध है। सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए और विचारों को उच्च बनाए रखना चाहिए। व्यक्ति की सच्ची पहचान उसके विचार और उसके कर्म से होती है। कोई भी व्यक्ति उसकी पहचान है उसके विचार और उसके कर्म से होती है, यानी कि उसने कार्य कैसे किए। मनुष्य के विचार उसके आचरण यानी व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं और उसे विवेकशील बनाते। जो मनुष्य के विचार होते हैं वो मनुष्य को विवेकशील बनाते हैं। इसमें सबसे पहला आपके इसका शीर्षक क्या है? इसका आपके शीर्षक होगा मानव आदर्श या मानव जीवन का महत्व, या आप ये भी लिख सकते हैं कि आदर्शवादी लोगों के गुण। दूसरा है, अमरता पाने वाले लोगों का जन्म कैसे परिवार में होता है? अमरता पाने वाले जो लोग हैं उनका जन्म है वो मध्यम वर्ग या गरीब परिवारों में होता है। आगे तीसरा है, व्यक्ति की सच्ची पहचान किससे होती है? व्यक्ति की सच्ची पहचान है उसके विचार और उसके कर्मों से होती है। आगे चौथा प्रश्न है, अच्छे चारित्रिक गुण है व्यक्ति को कैसे बनाते हैं? जो अच्छे चारित्रिक गुण होते हैं वो व्यक्ति को विवेकशील बनाते हैं। आगे पांचवा प्रश्न है, सादा जीवन व्यतीत करने से विचार कैसे बन जाते हैं? सादा जीवन व्यतीत करने से व्यक्ति में वो विनय, उदारता, सहिष्णुता, साहस आदि चारित्रिक गुणों का विकास हो जाता है। ये व्यक्ति का जीवन को अहंकारहीन और सरल बनाते हैं। जो आपके सादा जीवन होता है वो व्यक्ति का जीवन अहंकारहीन और सरल बनाते हैं। आगे छठा है, संसार में अमर कौन हो जाता है? संसार में अमर वही होते हैं जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं या मान कार्य करके जाते हैं। इसका आपके सही उत्तर होगा जो अपने पीछे कुछ आदर्श छोड़ जाते हैं वही संसार में अमर होता है। इस प्रकार आपके 6 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। आगे चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। जो आपके पद्यांश दिया है इसका आपको पहले भाव समझना है और फिर इसके 6 प्रश्न दिए होंगे उसका आपको उत्तर लिखना है। इसमें है, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भागने नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर। नर के ऊंचे विश्वासों पर श्रद्धा भक्ति पढ़ने पर। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय नहीं आता जैसा भी हो मैल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। कृत्रिम शांति सशंक आप अपने से ही डरती है, खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती। इसमें आपके जो ये बताया गया है कि जब तक समाज में समानता स्थापित नहीं होगी तब तक है वो शांति नहीं रह सकती। असमानता है वो अशांति की मूल वजह। शांति तब तक नहीं जब तक कि सुख में सभी मनुष्यों का भाग समान नहीं और किसी को भी अधिक नहीं मिलना चाहिए और किसी को कम नहीं, सभी को समान मिलना चाहिए। ऐसी शांति है वो राज्य करती है। ये शांति है वो हृदय पर और मन के ऊंचे विश्वासों पर निर्भर होती है।
ये श्रद्धा भक्ति और पढ़ने जैसे गुणों पर निर्भर करती है। और जो न्याय है वो शांति का प्रथम न्याय से, जब तक न्याय नहीं होता तब तक शांति का ताजमहल कैसा भी वो टिक नहीं पाता है। और कृत्रिम शांति है वो अपने आप से डरती है, और कृत्रिम शांति खड्ग यानी तलवार छोड़ किसी का विश्वास नहीं करती है। इसमें आपके सबसे पहले है वो शीर्षक बताना। आपके शीर्षक में ये लिखना है कि ये मूलतः किस पर आधारित है। इसमें आपके पहली लाइन में दिए गए शांति, तो आप लिख सकते हो शांति का महत्व या शांति का उद्भव या जीवन में शांति का महत्व, ये भी आप लिख सकते हो। आगे दूसरा प्रश्न है शांति का प्रथम न्यास किसे कहा गया और क्यों। शांति का जो प्रथम न्यास है वो समाज में न्याय सुलभता को कहा गया, यानी कि समाज में वो न्याय उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि जहां सबके साथ न्याय किया जाएगा वहीं शांति स्थापित होगी। यदि अन्याय होगा तो अशांति फैल जाएगी। आगे तीसरा है कृत्रिम शांति सत्संग अपने आप से डरती है, ऐसे क्यों कहा गया। जो कृत्रिम शांति वो अपने आप से डरती है, ऐसा क्यों कहा गया। कृत्रिम शांति अधिक समय तक नहीं रह सकती, क्योंकि उसके कभी भी समाप्त हो जाने की आशंका रहती है। आगे चौथा प्रश्न है न्याय व समानता से स्थापित शांति का साम्राज्य किन स्थानों और किन भावनाओं पर स्थापित हो जाता है। जो न्याय और समानता से स्थापित शांति का साम्राज्य है वो जनता के शरीर, हृदय और मानव के दृढ़ विश्वासों, श्रद्धा, भक्ति और प्रेम व्यवहार की भावनाओं पर स्थापित होता है। आगे पांचवा प्रश्न है शांति नहीं तब तक जब तक सुख भागने नर का समूह, इस कथन का क्या अर्थ है। यानी कि जब तक है वो सभी का सुख में भाग समान नहीं होगा, सभी को बराबर अधिकार नहीं होंगे, तब तक है वो शांति नहीं मिल सकती। इसका आपका होगा मानव समाज में सुविधा और समानता से स्थापित नहीं हो, सभी का सुख भाग समान हो, तब तक है वो शांति स्थापना संभव नहीं है। इसमें छठा दिया गया खड्ग छोड़ विश्वास कौन नहीं करती, यानी तलवार छोड़ बाकी पर कौन विश्वास नहीं करती। जो कृत्रिम शांति है वो खड्ग छोड़कर बाकी पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि कृत्रिम शांति वो अपने से ही डरती है। इस प्रकार आपके 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको पहले इसका भाव समझने का प्रयास करना है। यदि भाव समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इनका प्रश्न समझकर भी प्रश्न पढ़कर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसके बारे में। 6वां प्रश्न आपको 2 से 3 बार पढ़ोगे पता चल जाएगा कि ये विशेष रूप से इसके बारे में बताए गए, फिर आपको आराम से इसको हल करना है। उसके बाद आपके जो खंड 2 है उसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न है उसका उत्तर 40 शब्दों में देना है, यानी 3 से 4 लाइन में उत्तर लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का रहने वाला है। इसमें 5वां प्रश्न है एनकोडिंग से आप क्या समझते हैं। संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों या ध्वनि चिन्हों का उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कोड चिन्ह या कोड आता है। प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य कूटों में संदेश बांधना कुट्टी करनी या एनकोडिंग कहा जाता है, जिसे गागर में सागर भरा जाता है। यानी जो संदेश है उसको ऐसी भाषा में सजाना जिसे जो प्राप्त करने वाला है वो समझ जाए। जो संदेश भेजने वाला जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे एनकोडिंग, और जो प्राप्त करने वाला जिस भाषा का प्रयोग करता है उसे डिकोडिंग कहा जाता है। एनकोडिंग यानी कि हम ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिसे हम जिसको विचार भेज रहे हैं वो विचार समझ सके। इसे गागर में सागर भरने का प्रयास किया जाता है, यानी कम शब्दों में अधिक बात कहने का प्रयास किया जाता है। आगे 6वां प्रश्न है मोहनजोदड़ो की खूबी या विशेषता, कि आपको मोहनजोदड़ो की विशेषता बतानी। इसमें मोहनजोदड़ो खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हो। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति के समान चाहे संग्रहालय की शोभा बढ़ा रहे हो, किंतु शहर जहाँ था वही है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिका कर सुस्ता सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आज भी वह शहर सजीवता का आभास दिलाता है, यानी आज भी है वो, हम वहां पर जा सकते हैं और घूम सकते हैं, वैसी सड़कों और गलियों को देख सकते हैं। आगे आपके 7वां प्रश्न है यशोधर बाबू ने किशनदा के गांव चले जाने के बाद कौन सी परंपराओं का पालन किया था। जो यशोधर बाबू है उन्होंने अपने आदर्श जो थे किशनदा, उनके गांव चले जाने के बाद भी कौन कौन सी परंपराओं का पालन किया। यशोधर बाबू ने किशनदा के गांव चले जाने के बाद प्रतिदिन है वो दफ्तर से मंदिर जाना, प्रातःकालीन भ्रमण, पूर्णिमा का दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करना, घर पर होली गवाना और रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा देना आदि परंपराएं जो उन्हें विरासत में मिली थी उनका पालन किया था। उसके बाद 8वां प्रश्न है भाषा को सहूलियत से बटने का क्या अभिप्राय है। भाषा को सहूलियत से बटने का कवि का अभिप्राय है कुछ लोग भाषा की अभिव्यक्ति में अपने आप को अति विशिष्ट या अपनी प्रसिद्धि प्रदर्शित करने के लिए कलिष्ठ या एक अलंकृत भाषा का प्रयोग कर बैठते हैं, जो आम जन की समझ से बाहर होकर व्यर्थ घूमती रहती है। यानी कि भाषा को सहूलियत से बटने का तात्पर्य ऐसी सरल भाषा का प्रयोग करना जिसे आम जन भी समझ सके और हर कोई समझ सके। कलिष्ठ और अलंकृत शब्दावली का प्रयोग नहीं करना, इसलिए भाषा को सहूलियत से बटना चाहिए जिसे वह संपूर्ण जनमानस में समझ सके और उनमें रुचिकर हो। जो भाषा है वो रुचिकर होना चाहिए। कुछ कवि या लेखक है वो अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए या दूसरों से अपने को यूनिक दिखाने के लिए भाषा को अधिक कलिष्ठ या अलंकृत कर बैठते हैं। आगे 9वां प्रश्न है जीजी के त्याग और दान के विषय में क्या विचार है। काले मेघा पानी 2 अध्याय के आधार पर समझे। ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जीजी के अनुसार त्याग और दान मुख्य रूप से किसे कहा जाता है। इस संबंध में जीजी का विचार था कि जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले खुद देना पड़ता है, ये त्याग करना पड़ता है, बिना त्याग के दान नहीं होता। जो चीजें बहुत कम है उसका त्याग करने से लोक कल्याण होता है। यानी कि किसी भी चीज को हमारे को भी जरूरत है और किसी अन्य को जरूरत है, हम हमारी जरूरत को टालकर उसकी जरूरत की पूर्ति के लिए वो वस्तु दे दे, यही सबसे बड़ा त्याग और दान होता है। इससे स्वार्थ भावना कम होती है और परोपकार भावना बढ़ती है। जीजी के अनुसार जो वस्तु हमारे पास कम है उसका दान करने से सबसे बड़ा त्याग
माना जाता है, और हमारे पास जो वस्तु अधिक है उसका दान करना है वो त्याग नहीं माना जाता है। उसके बाद आपके जो खंड से है इसमें आपके 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे या तो हम पूछे जाएंगे, आपको दोनों में से कोई एक करना है और इसका उत्तर है वो 60 से 80 शब्द यानी 6 से 7 लाइन में इसका उत्तर देना है। इसमें आपके 10वां प्रश्न है, हाई वे अवधूत आज कहाँ है, ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह दल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया कैसे, यानी कि वर्तमान जो सभ्यता लोग है वो आत्मबल पर नियंत्रण, आत्मबल को कम मानते हैं और देह बल को अधिक महत्व देते हैं। इस संकट की ओर संकेत किया गया, किस प्रकार आप समझिए। अवधूत है वो शरीर सुख के लालच को त्याग करे, आत्मबल से अपनी साधना में निरत रहते हैं। जो अवधूत यानी साधु सन्यासी या योगी है वो शरीर सुख का लालच जो शारीरिक भोग है उसको छोड़कर आत्मबल से अपनी साधना में निरत रहते हैं, इसलिए वे शारीरिक बल की अपेक्षा आत्मबल को महत्व देते हैं और जीवन के सारे संकटों का सामना कर लेते हैं। परंतु आज सभी लोग है वो धन बल और माया बल जुटाने में लगे हुए, इसी कारण आज मानव सभ्यता पर संकट आ रहा है। भौतिक सुख भोग के साधन उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं और मानव मूल्य उसका ह्रास हो रहा है, यानी मानव मूल्य में कमी हो रही है, जो सुख सुविधा वो बढ़ रही है और लोग है वो धन बल और शरीर बल जुटाने में लगे, आत्मबल पर ध्यान नहीं देते। इसके तो हम आपके अकस्मात गांव पर ये वज्रपात हुआ, इस कथन के आधार पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को लिखी, यानी कि गांव पर क्या वज्रपात हुआ, गांव में क्या क्या चुनौती आई उसको बताना है। इसका आपके उत्तर होगा फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी पहलवान की ढोलक में अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ कि पूरे गांव में हैजा और मलेरिया फैला हुआ था, जिससे अनेक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां बन गई। गांव के गांव खाली हो रहे थे, प्रतिदिन 2-3 लाशें प्रत्येक घरों से निकलती थी। ऐसे में अंधेरी रात में अन्य जीवित परिवार जन आंसू बहाते रहते थे। इस वज्रपात के कारण कभी भी किसी का नंबर आ सकता था, इसलिए लोग एक दूसरे को तसल्ली भी नहीं दे सकते थे। जो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक है उसमें गांव में हैजा और मलेरिया फैल गया था, जिसके कारण अनेक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न हुई। आगे 11वां प्रश्न है, कैमरे में बंद अपैज कविता हो व्यवसायिक दबाव के तहत एक व्यक्ति के संवेदनहीन रवैये को प्रस्तुत करते कथन की समीक्षा कीजिए, यानी कि आज का जो व्यवसायिक दबाव या जो पैसे कमाने का दबाव उसमें एक व्यक्ति है वो अपना संवेदनहीन रवैया अपनाता, किसी की भावना को ठेस पहुंचाता है, किस प्रकार आपको इस कथन की समीक्षा करनी। इसका आपके उत्तर होगा, कवि ने बताया कि टेलीविजन यानी मीडिया के लोग स्वयं को बहुत ताकतवर समझते हैं। इस कविता में एक दुर्बल दिव्यांग व्यक्ति यानी एक विकलांग व्यक्ति है, वह विवश है और उसे दूरदर्शन के व्यापारीकरण का हिस्सा बनना पड़ता है। दूरदर्शन द्वारा सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर लोगों के दुख दर्द है वो बेचने का काम होता है। दूरदर्शन वाले बताते थे कि हम एक सामाजिक कार्यक्रम बना रहे या एक दिव्यांग की पीड़ा को लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन वो उसका दुख दर्द बेचकर पैसे कमाना चाहते हैं। उन्हें दिव्यांग के दुख दर्द और मान सम्मान की कोई परवाह नहीं होती, वह उनकी बार बार भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। उन्हें अपने कार्यक्रम की लोकप्रिय हेतु उसे रोचक बनाना पड़ता है, जिससे उसे कमाई हो सके। इस प्रकार कविता ने मीडिया का बाजारीकरण प्रस्तुत किया। जो मीडिया वो कार्यक्रम की लोकप्रियता के लिए अपनी संवेदनाएं छोड़कर अमानवीय व्यवहार करता है, जो मानव के लिए उचित नहीं वो व्यवहार करता है और किसी भी व्यक्ति को भावना का ठेस पहुंचाता है और स्वयं को ताकतवर समझता है। इस प्रकार है कवि ने व्यवसायिक दबाव के तहत व्यक्ति के संवेदनहीन रवैये को प्रस्तुत करते हुए बताया गया है। इसके अलावा हमें जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है, यानी कि कपास और बच्चों में क्या समानता है। कपास का दूसरा नाम रुई है। कपास बहुत हल्की, कोमल, गद्देदार और चोट सहने में समर्थ होती है। बच्चे भी खूब हल्के फुल्के, कोमल, नाजुक और चोट सहने में सक्षम होते हैं। इस कारण वे पतंग उड़ाते समय या खेलते समय खूब भाग दौड़ कर पाते हैं। इसमें बच्चे उपमेय और कपास उपमान होने से बच्चों का कपास से उपमेय उपमान संबंध बनता है, यानी बच्चे उपस्तुत है और कपास अप्रस्तुत है। इस कारण आपके उपमान है जो कपास की विशेषताएं उनके माध्यम से आपके बच्चों की विशेषता बताई गई कि बच्चे हल्के फुल्के होते हैं, कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं और चोट सहने में सक्षम होते हैं। उसके बाद 12वां प्रश्न है, निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण परिवेश का किशोर है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना चाहता है। इस कथन की समीक्षा है झूठ पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जो निम्न मध्यम वर्गीय यानी जो गरीब या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसका जो किशोर है प्रतिकूल परिस्थितियां जो अनुकूल नहीं है, जो जीवन जीने के अनुकूल नहीं है, उस परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना चाहता है। किस प्रकार आपको जूझ पाठ के आधार पर बताना है, किस प्रकार जो जूझ पाठ का लेखक आनंद यादव है उसने परिस्थितियों का सामना किया। निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण परिवेश का किशोर आनंद यादव अपने आलसी, निकम्मे और अय्याश पिता के द्वारा 5 कक्षा में आने पर पाठशाला से हटा लिया गया था। दत्ताजी राव देसाई की सहायता से पढ़ने की स्वीकृति मिली। वह अपने पिता द्वारा लगाई गई कठोर शर्तों को परिश्रम पूरी करके भी पढ़ना चाहता था। एक बार योद्धा की भांति विषम परिस्थितियों में संघर्ष किया और फिर एक प्रसिद्ध कवि के रूप में कीर्तिमान स्थापित किया, यानी कि उसने अनेक विषम परिस्थितियों को झेला, उसके बाद एक प्रसिद्ध कवि बना। इसी प्रकार जीवन में जो जितना विषम परिस्थितियों से जितना संकटों का सामना करेगा उतना ही है वो निकलेगा और उसमें उतनी मानवता का विकास होगा और वह आगे चलकर एक बहुत नई कीर्ति स्थापित करेगा। इसका तो हम आपके यशोधर बाबू का व्यक्तित्व समय के साथ आ रहे सामाजिक बदलावों के साथ तालमेल क्यों नहीं बैठ पाए। जो यशोधर बाबू है उनका व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी है वो समय के साथ जो सामाजिक बदलाव आ रहे हैं उनमें तालमेल क्यों बैठा नहीं पाया, इसका आपको कारण स्पष्ट करना है। जो सिल्वर वेडिंग कहानी उसका प्रमुख पात्र यशोधर बाबू है वो ग्रामीण परिवेश से पोषित संस्कारी व्यक्ति है। वे किशनदा को अपना आदर्श मानते हैं और उन्हीं के आदर्शों के अनुरूप जीना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वे
अपने परिवार को भी उन्हीं आदर्शों पर ढालना चाहता है। यशोधर बाबू के अपने संस्कार प्रौढ़ आयु, नए चलन की व्यथा उन्हें ढलने नहीं देता। उन्हें आधुनिक पहनावा, पश्चिमी रंग ढंग और नया रहन सहन अपने अनुकूल नहीं लगता, इसलिए वे समय के साथ ढल सकने में असफल होते हैं। वो नए समय के साथ चलने या जो पश्चिमी रंग ढंग और आधुनिक पहनावा वो अपने संस्कारों और अपनी प्रौढ़ आयु के खिलाफ मानते हैं। उसके बाद आपका जो 13वां प्रश्न, इसमें कवि परिचय का तो हम लेखक परिचय दिया होगा। आप या तो पूरे जितने भी कवि परिचय 8 या 9 वो याद कर लो, या आपके जो 5 या 6 लेखक परिचय उनमें से वो 5 या 6 याद कर लो। आपको दोनों में से कोई एक है वो पूछा जाएगा। ये भी आपके 3 नंबर का रहने वाला। इसमें आपको जन्म, निधन और उनकी प्रमुख रचनाएं, जन्म स्थान और उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले ये आपको लिखना है। इसमें पहला है हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय लिखिए। ये आपके अति महत्वपूर्ण, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। दोनों हरिवंश राय बच्चन और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें आपके आधुनिक अलाहाबादी कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त करिए, प्राध्यापक एवं शिक्षा मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति है वो बच्चन जी की कविताओं में प्रकट हुई। जो आपके हरिवंश राय बच्चन जी की मुख्य कविताएं उनमें व्यक्तिगत जीवन में जो घटी सहज अनुभूति उसकी ईमानदार अभिव्यक्ति प्रस्तुत हुई। आपके जो हरिवंश राय बच्चन है वो वर्तमान में जो फेमस एक्टर है अमिताभ बच्चन जी, इनके पिताजी है। मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, ये हरिवंश राय बच्चन जी के कवि संग्रह। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे दूर, 10 द्वार से सोपान, ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। और प्रवासी की डायरी, ये इनकी डायरी, इनका वो रचित संसार है। और हरिवंश राय बच्चन जी का निधन है वो सन 1903 में। आप किसी भी कवि या लेखक का परिचय लिखो तो आपको हमेशा निधन लिखना है, क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति होते हैं और ये सामान्य योग्य होते हैं। जो सामान्य यानी जनरल व्यक्ति होते हैं उनके निधन के लिए वो मृत्यु शब्द प्रयोग होता है, और जो सामान्य या बड़े मान लोग होते हैं उनके लिए निधन का प्रयोग होता है। इसलिए आपको इसका विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके तो हम आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव छपरा में सन 1907 में हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त कर शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक रहे। अनेक स्थानों पर हिंदी अध्यापन का कार्य किए हुए, कई भाषाओं ज्ञात थे। उनकी प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, कुटज, विचार पर्व, आलोक पर्व, इनके निबंध, बाण भट्ट की आत्मकथा, रामदास का पोता और पुनर्नवा उपन्यास है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये इनका आलोचना ग्रंथ है। और इनकी सांस्कृतिक दृष्टि और प्रभावशाली और मूल चेतना विराट मानवतावाद है, यानी कि ये मानवता के पक्ष थे। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण प्राप्त हुआ। साहित्य रचना करते हुए इनका निधन सन 1979 में दिल्ली में हुआ था। इस प्रकार आपके ये दोनों ही कवि और लेखक परिचय अति महत्वपूर्ण, आपको ये विशेष रूप से याद करना है। उसके बाद 14 प्रश्न है फीचर लेखन के उद्देश्य बताइए, यानी कि फीचर लेखन के प्रमुख उद्देश्य क्या है, फीचर लेखन क्यों लिखा जाता है। फीचर लेखन के पहला उद्देश्य ज्ञानवर्धन। फीचर है वो ज्ञानवर्धक होना चाहिए, किसी विशेष समस्या या संदर्भ पर विचारपूर्ण ढंग से किन्हीं तत्वों को फीचर में प्रस्तुत किया। जो फीचर है उसे कोई न कोई ज्ञान मिलना चाहिए। दूसरा मार्गदर्शन। फीचर में सूचनाओं के साथ उचित अनुचित का मार्गदर्शन नहीं होता है, यानी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे सामाजिक कुरीतियों या सामाजिक समस्या पर तैयार फीचर, इसमें कि उचित क्या और अनुचित क्या है। आगे 30 है जिज्ञासा का संबंध। फीचर किसी भी घटना के पूर्ववर्ती कारण या पूर्ववर्ती परिणाम निष्कर्ष पर पहुंचने में समर्थ होता है, ये लोगों की जिज्ञासा को पुष्ट करता है। चौथा मनोरंजन। सभी विषय पर फीचर है वो मनोरंजनात्मक नहीं होते, लेकिन उसमें लोक रुचि और स्वस्थ मनोरंजन का ध्यान रखा जाता है। गंभीर विषय और दुखद स्थितियों पर भी, सकारात्मक पक्षों पर भी मनोरंजन से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। ये फीचर लेखन के 4 प्रमुख उद्देश्य, ज्ञानवर्धक, मार्गदर्शन, जिज्ञासा और मनोरंजन। इसके तो हम आपके अंतरिक्ष पर बात का वर्चस्व, इस पर आपको एक आलेख लिखना है, यानी आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि अंतरिक्ष पर भारत ने किस प्रकार वर्चस्व स्थापित किया। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का दबदबा निरंतर बढ़ रहा है। कुछ दिनों पूर्व PSLV-16 के द्वारा एक साथ 7 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर यह सिद्ध कर दिया गया है कि भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण है वो केवल भरोसेमंद ही नहीं बल्कि किफायती भी है। इस बार प्रक्षेपित किए गए उपग्रह रिसोर्ट सेट 2 के साथ ही लगभग 8000 करोड़ के वैश्विक प्रक्षेपण बाजार में भारत की विश्वसनीयता और धमक भी बढ़ी है। PSLV प्रेक्षण यान के मामले में भारत ने जहां विशेषज्ञता हासिल कर ली, वह इससे उत्साहित होकर इसरो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सहयोग से मिशन मून में चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण कर 30 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतारा। इसे भी अंतरिक्ष जगत में भारत के अनवरत बढ़त के संकेत मिलने लगे। यह आपके आलेख में आपको मुख्य रूप से सूचना है और एक 2 फैक्ट लिखना है। जो आलेख है उसका आपके जो हेडिंग है वो लाइन के बीचों बीच में आपको लिखनी है। उसके बाद 15 प्रश्न है आपके पद्यांश की प्रसंग वाक्य। आपके पाठ्य पुस्तक से 2 पद्यांश दिए होंगे, आपको दोनों में से किसी एक की व्याख्या करनी है। इसमें आपको प्रसंग, वाक्य और विशेष लिखना। आप पहले प्रसंग से पहले संदर्भ लिखो तो और भी अच्छा रहेगा। ये आपके 6 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपके 2 नंबर का प्रसंग, 2 नंबर की व्याख्या और 2 नंबर का विशेष होगा।
इसमें आपके पहला दिया है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पट्टी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बताते हुए, दिशाओं को मर्दन की तरह बजाते हुए, जब वे पेंक भरते हुए चलते आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्षर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय उन्हें गिरने से बचाता है, उन्हें सिर्फ उनके शरीर का रोमांचित शरीर। ये आपके जो प्रस्तुत काव्य से आलोक धनवा द्वारा लिखित काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है की कविता, ये आपके पतंग कविता से पंक्तियां ली गई। इसमें बच्चों को कोमल और लचीला होना और पतंग उड़ाते समय किसी भी बात का होश नहीं रखना आदि का कवि ने वर्णन किया। जो बच्चों का व्यवहार होता है, बच्चों का कोमल और लचीला शरीर होता है, उसका वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या कवि कहता है कि बच्चे जन्म के साथ ही आता, जब वे जन्म लेते तभी से उनका शरीर कोमल रुई के समान हल्का होता है। उनकी कोमलता का स्पर्श करने स्वयं पट भी उनके व्याकुल पैरों के पास आती है। जब वे बेसुध होकर आसपास की स्थिति को जाने बिना दौड़ते हैं, तब उनके पैरों के स्पर्श से कट और छतें भी कोमल बन जाती है। उनके भागते पैरों की आवाज से ऐसा प्रतीत होता है कि चारों दिशाएं मर्दन की भांति मधुर संगीत निकाल रहे, वे पतंग उड़ाते हुए झूले की भांति पेंक भरते हुए आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। उसी समय बच्चों का शरीर है वो पेड़ की डालियों की तरह लचीलापन लिया होता है, यानी इधर उधर लचीला होता है, हिलता रहता है। झुकना, मुड़ना, दौड़ना, कूदना वे सारी चीजें वे शरीर के लचीलेपन के कारण कर पाते हैं। कवि बताते हैं कि पतंग उड़ाते समय बच्चे छतों खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं, जहां अगर ध्यान न दिया जाए तो गिरने जैसी दुर्घटना का डर बना रहता है, या उन्हें कोई बचाने के लिए तेजी से प्रस्तुत नहीं हो सकता। केवल गिरने के भय से उत्पन्न हुआ जो उत्साह ही वह रोमांच बनाकर उन्हें बचाता है। जो उत्साह होता है वही उन्हें गिरने से बचाता है। इस प्रकार जो बच्चा है वो पतंग उड़ाते समय किस प्रकार की गतिविधियां करता है, या उनका शरीर है वो किस प्रकार की एक्टिविटी करता है, इसके बारे में बताया गया है। इसका विशेष होगा आपके कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का सुंदर वर्णन किया है। दूसरा, मान्यकरण, अनुप्रास और उपमा अलंकारों का प्रयोग और खड़ी बोली युक्त मिश्रित शब्दावली और बिंबों का प्रयोग सहज और दृष्टि है। इसके अर्थों में भी आपके एक पद्यांश दिया होगा, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लावन, शूद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। ये आपके जो बादल राग कविता उससे पद्यांश लिया गया है। इसमें आपके प्रसंग होगा प्रस्तुत काव्य कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित काव्य संग्रह अनामिका के छठे भाग बादल राग से लिए गए। आपके जो बादल राग है इसे आपके एक पद्यांश परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा, इसलिए आपके इसके जितने भी पद्यांश आपको विशेष रूप से उनकी व्याख्या ध्यान में रखनी है। इसमें कवि ने पूंजीपतियों में क्रांतियों का भय और निर्धन लोगों में हर्ष की लहर को वर्णन किया, यानी कि क्रांति होने से पूंजीपतियों में किस प्रकार भय उत्पन्न होता है और गरीब लोग है वो किस प्रकार खुश होते हैं। इसके आपके व्याख्या है, कवि पूंजीपतियों के बड़े बड़े भवनों को देखकर कहते हैं कि ये ऊंचे भवन अपनी ऊंचाई द्वारा गरीब और निर्धन लोगों को भयभीत करते रहते हैं। इन भवनों की ऊंचाई है वो गरीब लोगों में डर भर देती है। इन्होंने गरीबों के शोषण से ये ऊंचे भवन निर्मित करती है। वर्षा से जो जल प्लवन यानी बाढ़ आता है उसे सबसे पहले कीचड़ी बहता है। छोटे से कमल के फूल तो उस पर जल को स्पर्श कर और भी आनंदित होता है, यानी जब बाढ़ आती है सबसे पहले कीचड़ बहता है और जो कमल के फूल होते हैं छोटे छोटे वो ऊपर तैरते रहते हैं। इसी प्रकार जब क्रांति होगी तो जो अमीर लोग हैं उनका नुकसान होगा, जो गरीब लोग हैं वो कमल के फूल की तरह तैरते रहेंगे, उनका नुकसान नहीं होगा, उनको फायदा भी होगा। जो कमल का फूल है वो बाढ़ आने पर है वो अधिक रोमांचित होता है और अधिक खिलता है पानी पाकर। कहने का भाव है कि कीचड़ पूंजीपतियों का पर्याय है और जो कमल है वो गरीबों के समान है। गरीबों के बच्चे अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी जीने वाले सुकुमार होते हैं, जिन पर प्रकृति कोई असर नहीं होता, बल्कि प्रकृति के विभिन्न रूप को देखकर वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। गरीब लोग है वो रोग व्याधि दुख पीड़ा आदि में समान स्थिति में रहता है, जबकि पूंजीपति सदैव अपने शोषण से उत्पन्न जो क्रांति होती है उससे भयभीत रहते हैं। इसका आपके विशेष है, जल प्लावन में कमल खिलता है अर्थात कष्टों में भी सामान्य वर्ग प्रसन्न रहता है, जैसी विशेष उक्ति प्रस्तुत है। दूसरा शब्द लघु आकार लिए तत्संप्रदान खड़ी बोली और बिंबों और अलंकारों का प्रयोग है। उसके बाद आपका जो 16 प्रश्न है वो गद्यांश से संबंधित होगा और ये आपके गद्यांश है, ये भी 6 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपके 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, दोनों में से आपको किसी का एक का करना है। पहले आपको प्रसंग फिर व्याख्या और फिर विशेष लिखना है। ये भी आपके 2 नंबर का प्रसंग, 2 नंबर की व्याख्या और 2 नंबर का विशेष रहने वाला है। इसमें पहला गद्यांश है, बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू है लोहे पर चलता है, वैसे इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी और मन खाली है तो ऐसे हालत में जादू का असर खूब होता है। यानी कि जो बाजार का जादू है, हमें बाजार किस तरह लुभाता है उसके बारे में बताया गया। ये जो बाजार का जादू है सबसे पहले आंख के रास्ते से प्रवेश करता है और वह रूप का जादू है। जिस प्रकार चुंबक का जादू है लोहे पर भी काम करता है, उसी प्रकार बाजार का जादू प्रत्येक व्यक्ति पर लागू नहीं होता, कुछ व्यक्ति पर लागू होता है। जैसे जब व्यक्ति की जेब भरी और मन खाली हो उस वक्त है वो बाजार का जादू खूब असर करता है। जब जेब खाली और मन भरा नहीं हो तो भी जादू चल जाएगा, लेकिन मन खाली है तो बाजार के अनेक अनेक चीज है वो उस तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर यदि व्यक्ति के मन में कोई वस्तु लेने की इच्छा नहीं या वह प्रभावित नहीं होता है, अपने मन पर नियंत्रण रखता है और अडिग रहता है, तो वहां पर बाजार का जादू काम नहीं करता। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी तब भी तो फिर वह मन किसकी मानने वाली। यदि जेब भरी हुई यानी जेब में पैसे है तो फिर है वो मन डिग सकता है और वस्तु प्रभावित कर सकती है। इसका आपके प्रसंग होगा,
प्रस्तुत गद्यांश जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित निबंध। बाजार दर्शन लिया गया। लेखक ने इसमें मन खाली होने की स्थिति में खरीदारी अधिक होती है जैसी स्थिति पर प्रकाश डाले, यानी कि मन है वो खाली होगा, मन में कोई वस्तु लेने निश्चित नहीं होगा कि हमें यही वस्तु लेनी है, तब है वो खरीदारी अधिक होगी। इसकी व्याख्या लेखक कहता है कि बाजार की चकाचौंध व सजावट में एक किस्म का जादू फैला होता है। वह जादू आंख के रास्ते दिलो दिमाग पर चढ़ जाता है। वह रूप का उसके आकर्षण का जादू है। जिस प्रकार चुंबक है वो लोहे को अपनी ओर खींचता है, उसी प्रकार बाजार का जादू है ग्राहक को अपनी ओर खींचता है। लेकिन इस जादू की भी मर्यादाएं समान है। ये दो स्थितियों में काम करता है। अगर ग्राहक की जेब भरी हुई है और उसका मन खाली है, खाली से तात्पर्य उसके मन में कोई इच्छा नहीं, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है ये निश्चित नहीं है, वह बस बिना उद्देश्य बाजार घूमने निकला, ऐसी स्थिति में बाजार का प्रभाव है उस पर अधिक हो गई। यानी कि व्यक्ति के पास पैसे है और यह निश्चित नहीं है कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, तब बाजार का जादू अधिक काम करेगा और वह बिना जरूरत बिना सोचे समझे अपनी जेब हल्की करने में लगा रहता है। अगर जेब खाली है, मन भी खाली है, तो बाजार का जादू व्यक्ति पर कुछ असर डालता है। मन का खाली होना ही बाजार के लुभावने निमंत्रण को व्यक्ति तक पहुंचाता है, और इस पर अगर जेब में खूब पैसे हो तो फिर मन किसी की बात नहीं मानता। अर्थात बाजार के जादू के प्रभाव में बहुत बिना कुछ जरूरत और निरुद्देश्य खरीदारी कर लेते हैं, यानी किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है फिर भी वह बाजारीकरण के प्रभाव में फंस कर खरीद लेता है। इसका आपके विशेष होगा। लेखक ने मन का खाली होना कांड पर यथोचित प्रकाश डाला, यानी कि मन खाली होगा तो किस प्रकार बाजारीकरण बढ़ेगा। दूसरा है खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। भाषा सरल सहज और व्यंजनापूर्ण है, यानी कि इसमें व्यंग्य किया गया है। इसके अर्थों में आपके माँ काल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं, जिन और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें प्राण कण थोड़ी भी उद्रमुखी वह टिक जाते हैं। तुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चलता रहता है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने वही देर तक बने रहे तो काल देवता की आंख के बचा पाएंगे। भोले हुए हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहे हो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे। ये आपके जो उठज पाठ है उसे लिए गए कि जो काल देवता है वो सपासप कोड़े बरसा रहे, यानी काल है वो सभी लोगों पर मंडरा रहे। कुछ लोग अपनी जगह टिका हुआ रहना चाहता है, वो सोचता है कि या टिका रहना रहेंगे तो काल के नजर से बच जाएंगे। लेकिन लेखक के अनुसार कहा गया कि हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, यानी कर्म करते रहो तो आप कोड़े की मार से बच भी सकते हो या आगे निकल सकते हो। इसका आपके प्रसंग होगा। प्रस्तुत अवतरण लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित सीरीज के फूल निमन से लिखे गए। इसमें लेखक है वो जीवन के सत्य का वर्णन कर रहा है कि कर्म करना है जीवन सत्य है। इसका आपकी व्याख्या होगा। लेखक बता रहे हैं कि मृत्यु के देवता है लगातार धूप लू शीत बारिश आदि विघ्नों से अपने कोड़े चला रहे हैं, यानी जो मृत्यु देवता है वो धूप लू शीत आदि जैसे संकट पैदा कर रहे हैं। जो भी कमजोर और दुर्बल होता है, जिनमें सांस और हिम्मत की कमी होती है, वे जड़ जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जिनमें सांस और हिम्मत है, जिज्ञासु या जिन्हें की इच्छा से पूरी तरह समय की चाल को समझते हुए टिक जाते हैं। जीवन इच्छा और मृत्यु अग्नि का यह निरंतर युद्ध चलता रहता है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ है वही टिके रहेंगे तो काल देवता की आंखों से छिप जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग बुद्धि ने जीवन जीने की कला हिलने डुलने और स्थान बदलने में कोड़े की मार छिपने में अर्थात पीठ पर पड़ती है। लेकिन अगर आगे की तरफ मुंह करके बढ़ते रहे, कर्म करते रहे तो कोड़े की मार से बचने की संभावना बनी रहती है। जहाँ एक की जगह जम गए कि मृत्यु ने पकड़ लिया। चलना, गतिशील रहना, परिवर्तन स्वीकार करना संसार का जीवन सत्य और इससे मुंह छिपाना है वो मृत्यु समान, यानी कि हमेशा गतिशील रहना चाहिए। जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन स्वीकार करना चाहिए, ये संसार का एक जीवन सत्य, इसे मुंह छिपाना है वो जीते जी मृत्यु के समान होता है। इसमें विशेष लेखक ने परिवर्तन के शाश्वत नियम की सुंदर व्याख्या की है। दूसरा है भाषा सहज प्रवाह में और हिंदी संस्कृत युक्त परिवर्तन का शाश्वत नियम है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हमें समय के अनुरूप जो परिवर्तन है उसमें अपने आप को डाल लेना चाहिए। उसके बाद आपके जो 17 प्रश्न है वो पत्र लेखन से संबंधित होगा। इसमें आपके अधिशासी अभियंता अजमेर विद्युत परियोजना की ओर से सामग्री करे संबंधी मोहरबंद निविदा आमंत्रित करने का निविदा सूचना पत्र तैयार कीजिए। इसका आपके उत्तर होगा। आपको सबसे पहले वो निविदा लिखनी है, फिर आपको जो परियोजना या जो विभाग है उसका नाम लिखना है, फिर इधर लेफ्ट साइड में निविदा का क्रमांक और राइट साइड में दिनांक लिखनी, फिर लिखना है कार्यालय अधिशासी अभियंता अजमेर विद्युत परियोजना अजमेर इच्छुक निविदा से मोहरबंद निविदा आमंत्रित करता है और निविदा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार। आपको सबसे पहले वो कोई भी कार्यालय वो कौन निविदा भेज रहा है उसका लिखना है, और फिर लिखना है निविदा दाताओं से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित करता है, और फिर आपको संक्षिप्त विवरण बताना है, यानी कि कार्य क्या है और उसकी अनुमानित लागत कितनी होगी, धरोहर राशि कितनी होगी, निविदा जो प्रपत्र है उसका मूल्य कितना होगा, और जो वेबसाइट या ऑफलाइन निविदा है उसकी अंतिम तिथि क्या है, और निविदा जमा कराने कितने समय तक जमा करा सकते हैं, और जो निविदा है वो कब खोली जाएगी, इसकी सूचना किस प्रकार दी जाएगी, फिर अंत में वो जो निविदा जारी करता है उसके हस्ताक्षर है वो आपको करने हैं। इसके अलावा में आपके संस्था प्रधान की ओर से पुलिस अधीक्षक यातायात को एक उचित प्रारूप में ज्ञापन पत्र लिखिए। इसमें आपको ज्ञापन लिखना है जिसमें अपने विद्यालय प्रशिक्षण विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति शिविर यानी लर्निंग लाइसेंस कैंप लगाने का अनुरोध किया गया। जो विद्यालय स्वयं को आपको संस्था प्रधान मानना है और जो पुलिस अधीक्षक यातायात है उनको एक ज्ञापन लिखना है कि हमारे विद्यालय में वो लर्निंग लाइसेंस कैंप लगाओ।
इसमें आपको सबसे पहले ऊपर ज्ञापन लिखना है, फिर पत्रांक लिखना है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में दिनांक, और फिर आप जिसको लिख रहे हो उसका लिखना है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय यातायात पुलिस जालोर, जो भी जिले का नाम दिया गया, नहीं दिया तो आप अपनी इच्छा से कोई भी लिख सकते हो। फिर आपको विषय लिखना है, फिर महोदय, इसमें विषय होगा विद्यार्थियों के लिए लर्निंग लाइसेंस कैंप लगवाने के संबंध में। फिर महोदय निवेदन है कि इस वर्ष हमारे विद्यालय में आसपास के क्षेत्रों से अनेक छात्रों ने उच्च कक्षा में प्रवेश लिया है। ये सभी नव प्रवेशवार्थी वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के इच्छुक है, परंतु मुख्य परिवहन कार्यालय दूर होने से लर्निंग लाइसेंस नहीं बनवा पा रहे। यदि इस संबंध में हमारे विद्यालय परिसर में ही एक कैंप लगाकर यह कार्य किया जाए तो सभी को सुविधा होगी। अतः आपसे प्रार्थना है कि परिवहन विभाग को निर्देश देकर हमारे विद्यालय में प्रशिक्षु चालक अनुज्ञप्ति पत्र हेतु शिविर लगाने की कृपा करें। इसके लिए संस्था की ओर से पूर्ण सहयोग दिया जाएगा। हम आपके आभार रहेंगे। फिर धन्यवाद। और फिर आपको जो बहुदीय करके हस्ताक्षर करने, जो आपके ज्ञापन लिख रहे हैं, इसमें आपके ज्ञापन है वो प्रधानाचार्य लिख रहे हैं, फिर नीचे विद्यालय का नाम। इस प्रकार आपको एक ज्ञापन लिखना है। ज्ञापन है वो जिस मुद्दे से संबंधित है उसके आपको बीच में बॉडी में 5 से 7 लाइन बनाकर है वो लिखनी है। आगे आपका 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर 300 शब्द में निम्नलिखित, ये आपके 5 नंबर के रहने वाले। इसमें आपके 4 या 5 विषय दिए, उनमें से किसी एक पर आपको निम्न लिखना है 300 शब्द में, लगभग 2 पेज में आपको निम्न लिखना है। इसमें सबसे पहले अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, दूसरा राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा हमारा कर्तव्य, तीसरा मेरा प्रिय कवि, और चौथा साइबर अपराध के बढ़ते कदम। इसमें आपके दिए गए अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, इसमें पहला संकेत बिंदु है प्रस्तावना, दूसरा शिक्षा का संवैधानिक अधिकार, तीसरा है अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का स्वरूप, चौथा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम से लाभ क्या, और 5वां है उपसार। इसमें आप कोई भी निबंध लिखो, सबसे पहले प्रस्तावना और अंत में उपसार, 5 बिंदु बनाकर आपको लिखना है। आप ये निबंध है वो पीडीएफ से पढ़ लेना। आपको पीडीएफ और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। और आपको इसी चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी विषयों के 10-10 मॉडल पेपर हल करवाए जाएंगे, और 10-10 मॉडल पेपर होने के बाद चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रश्न और बड़े प्रश्न भी करवाए जाएंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहे, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इन मॉडल पेपर का फायदा मिल सके, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। धन्यवाद। मस्त रहिए पढ़ाई।